नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज सर्वप्रथम मैं अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कि कैसे वो किन कठिनाइयों के साथ इस देश को आज़ाद कराने के लिए भारत के बाहर यानी सेना को संगठित करने के लिए भारत के बाहर वो निकले, जिसमें कि उनको पहले उनको जेल में ये जो अंग्रेजी सरकार थी, और ये सभी को जानना जरूरी है कि अंग्रेजी सरकार सुभाष चंद्र बोस जी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें। अंग्रेजी सरकार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। वहीं पर वही अंग्रेजी सरकार इस मोहनदास करमचंद गांधी को अपना सबसे विश्वास पात्र मानती थी। तो इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें। और इसीलिए जब कभी यानी जेल में बंद होने की बात आती थी, इन मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को, तो इनको पूरी सुविधाएं या दामाद जैसी सुविधाएं इनको मिला करती थी। तो और अंग्रेजी सरकार जो है वे मोहनदास करमचंद गांधी को अपना एक विश्वास पात्र मानती थी। इसका सबूत ये है कि कई ब्रिटिश सांसद, पार्लियामेंटेरियंस ये कहते थे कि जब तक हमारा वो कॉन्फिडेंट, हमारा कांस्टेबल माने ब्रिटिश हुकूमत का जो वफादार सिपाही यानी फेथफुल कांस्टेबल मोहनदास करमचंद गांधी है, तब तक ब्रिटिश हुकूमत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कई ब्रिटिश सांसदों के द्वारा ये बोला गया है कि जब तक वो फेथफुल कांस्टेबल मोहनदास करमचंद गांधी है, तब तक भारत में ब्रिटिश सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कई बार उद्गार आए हैं ब्रिटिश सांसदों के। तो इसी से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन हमारे देश के
जो 140 करोड़ हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, इस तथ्य को हमेशा समझे कि ये मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश हुकूमत का सबसे चहेता, और वही ब्रिटिश सरकार हमारे सुभाष चंद्र बोस को, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र को सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। और इसी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध या उसको उखाड़ फेंकने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए हमारे 7 लाख जो है अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी जिस ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने के लिए। और वो ब्रिटिश हुकूमत हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, जो कि उनके 60,000 आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें से 28,000 हमारे आज़ाद हिंद फौज के जवान इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो उन्हीं आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी और शहादत से प्रेरित होकर के अंग्रेजी हुकूमत की जो नौसेना थी, जिसको बोलते थे रॉयल इंडियन नेवी, रिन में बगावत हो गई। और हमारे सैनिकों ने कई बेड़े, कई बंदरगाह वो कब्जा कर लिया उसी बगावत में। अब ये फिर दुखड़ा ये आ गया कि वो अंग्रेजों ने फिर इसी सरदार पटेल को लगाया कि इस बगावत को दबाएं। ये सरदार पटेल की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया और उस बगावत को शांत किया। तो सरदार पटेल की कूटनीतिक कौशल तो था ही, और उनके कूटनीतिक कौशल के कारण जो है 562 रियासतें भारत में विलय हुई। लेकिन कुछ उनके भी ब्लंडर्स हैं। ब्लंडर ये हैं कि जिस समय ये उसे कई ब्लंडर हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर है कि जिसमें ये मोहनदास करमचंद गांधी उस नेहरू को, जिस नेहरू के पक्ष में या उसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था, देश के लोग नहीं थे, उसको ये मोहनदास करमचंद गांधी देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में जब थोप रहा था, तो ये सरदार पटेल उस मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश के आगे झुके क्यों? जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कल्पना करें कि यदि सरदार पटेल ही जो है प्रधानमंत्री बन गए होते हमारे देश के 1946 में, तो हमारे देश की दशा क्या होती, इसका नक्शा क्या होता। और कम से कम ये देश जो है उस नेहरू की गद्दारियों से, इंदिरा की गद्दारियों से, राजीव की गद्दारियों से, और सोनिया राहुल प्रियंका की गद्दारियों से देश बच जाता। एनपीसी की लूट से देश बच जाता। और जो है 62 की लड़ाई के माध्यम से हमारे देश की जमीन न गई होती, तिब्बत भी अपने साथ में होता। सिक्योरिटी काउंसिल की जो है माने यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट अपने पास होती। और सारा जो अभिशाप दंश और जो ये भारत झेल रहा है एनपीसी के पापों का, गद्दार नेहरू और गद्दार इंदिरा, गद्दार राजीव के पापों का जो झेल रहा है भारत, ये बिल्कुल ना होता। ये तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं। और सिर्फ सरदार पटेल की गलती, क्या गलती कि मोहनदास करमचंद गांधी की उस साजिश
जिस साजिश के तहत वो उस नेहरू को, जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था और देश के लोग नहीं थे, उस नेहरू को ये मोहनदास करमचंद गांधी 1946 में प्रधानमंत्री के रूप में थोपा। ये सबसे बड़ी गद्दारी थी मोहनदास करमचंद गांधी की। तो सरदार पटेल उस समय क्यों झुके, ये भी अपने आप में एक जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके पहले जो है रॉयल इंडियन नेवी जो कि हमारे आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत की प्रेरणा से वो रॉयल इंडियन नेवी जो कि ब्रिटिश सरकार की नौसेना के सब सैनिक थे, तो वो बगावत किए थे। तो उस बगावत को शांत अंग्रेजों की तरफ से शांत करने के लिए वो सरदार पटेल ने भूमिका निभाई। तो यह भी जो है देश के लिए जो है वो कबूल नहीं है। तो खैर, तो ये जो है अच्छा, और उसके बाद भी बगावत के सुर या धुएं उठने लगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। अंग्रेज यहाँ तक डर भी गए थे कि यदि ये नौसेना और भी सेना, पुलिस और वहाँ के लोग माने वहाँ और भारत के लोग यदि सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज की प्रेरणा से पूरी बगावत में अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में आ जाए, तो अंग्रेज अफसरों का, अंग्रेज अधिकारियों और कर्मचारियों का और उनके परिवारों का भी बचना मुश्किल है। तो इसी डर से वो एक सुरक्षित रास्ता, एक सेफ कॉरिडोर चाहते थे। जो ये सेफ कॉरिडोर यही दो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उन जो हमारे दुश्मन थे, वो अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी अफसर या उसके कर्मचारी, उनको सुरक्षित गलियारा दिया, यानी सिर्फ कॉरिडोर दिया या सिर्फ पैसेज दिया उसको। तो ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की इस भारत के खिलाफ गद्दारियों की बहुत लंबी फहरिस्त है। तो खैर, तो अभी संक्षेप में यही ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार इस मोहनदास करमचंद गांधी और उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू को अपना बहुत विश्वास पात्र मानती थी, और वही अंग्रेजी सरकार हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। तो बात यही से शुरू करते हैं। इस बात को ये जो बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, खास करके ये सुधांशु त्रिवेदी महोदय, ये दिन रात जो है वो सनातन ये कहता रहता है और ला करके और इसे माहौल को गंदा करता रहता है। वो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर एक शब्द नहीं बोलता है। तो आज मैं थोड़ा सा किस तरह से माने और किन कठिनाइयों में सुभाष चंद्र बोस जो है भारत के बाहर निकलने में कामयाब हुए, तो ज्यादा विस्तार से तो हम नहीं कहेंगे। तो वो कलकत्ता में थे, तो उन्होंने अपने भतीजे सुभाष चंद्र बोस के मतलब कि शायद बड़े भाई या छोटे भाई थे, वो शरद चंद्र बोस, उनके बेटे थे वो शिशिर बोस। तो शिशिर बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस के भतीजे थे। तो एक और पहले सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जेल में कैद किया था, और जेल में जब उन्होंने भूख हड़ताल किया तो फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, इसलिए कि अंग्रेज सोचते थे कि मान लीजिए जेल में इनकी मृत्यु हो गई तो ये जो है अंग्रेज बात इसको संभाल नहीं पाएंगे, तो जो कुछ भी होना होगा तो वो सुभाष चंद्र बोस जी के घर पर ही होगा। तो वो हाउस अरेस्ट हो गए
और अंग्रेजों ने माने सिविल ड्रेस में तमाम जो है सुरक्षा कर्मी लगा दिए, उनके 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 घर के चारों ओर पहरेदारी और नजर पर रखने के लिए। तो एक दिन सुभाष चंद्र बोस जो है अपने भतीजे वो शिशिर बोस से कहते हैं, बांग्ला में उनका, हालांकि हमको तो पूरी बांग्ला नहीं आती है, तो बोले कि एकटा काज हमारे बांग्ला बोलने में कोई अशुद्धि हो तो माफ कर दें, लेकिन हमको पूरा याद नहीं है। उन्होंने शिशिर बोस से कहा कि शिशिर बोस एकटा काज करते पारबो, मतलब कि एक काम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, ये उनका कहने का तात्पर्य था। तो वो समझ गए और फिर मैंने गुप्त रूप से फिर उनको वहाँ से मैंने कलकत्ता से निकालने की जुगत वो बनाने लगे। वो भी एक लंबी कहानी है। तो वहाँ से वो जो है यानी मैंने एक मुस्लिम यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का यानी भेद बदल करके, और उन्होंने अपना नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। क्या नाम रखा अपना? मोहम्मद जियाउद्दीन। और उन्होंने अपना जो विजिटिंग कार्ड पर लिखा था कि मोहम्मद जियाउद्दीन, और एड्रेस लिखा था ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर और द एम्पायर ऑफ ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस और सिविल लाइंस जबलपुर। इस तरह का माने उन्होंने उसको इम्पर्सोनेशन के लिए माने वो दूसरे रूप में अपने आइडेंटिटी वो बनाने के लिए, तो मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में। तो कैसे कैसे माने वो शिशिर बोस जो है रात के करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ से निकले, और उन्हें 2 कार थे, एक अमेरिकन कार एक जर्मन कार। तो जर्मन कार में जो है वो पहचाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जो है वो जर्मन कार से और अपने कमरे की बत्ती जो है वो जलते हुए छोड़ गए थे, ताकि लोगों को आभास हो कि अभी भी उसमें है। तो और घर वालों को बोल दिए थे, वैसे घर वालों को खबर नहीं थी। शिशिर बोस के जरिए बोलवाए थे कि भाई वो खाना वाना उनको देते रहिए, और खाना जो है उनके परिवार वाला ही जो है खा लिया करते थे, ताकि बाहर जो सुरक्षा कर्मी हैं या ब्रिटिश सरकार को ये खबर माने ये उसका आभास होता रहा कि अभी भी वहाँ पर वो सुभाष चंद्र बोस अभी भी हैं। तो उस कार से वो गोमो एक जगह है झारखंड में, और वहाँ से उन्होंने कालका मेल पकड़ा। कालका मेल से वो आए वो दिल्ली, और दिल्ली से जो फ्रंटियर में वो पकड़ करके जो है वो पेशावर गए। तो तो पेशावर में उनके जो है आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिक थे, और एक सैनिक थे अकबर शाह ने उनको रिसीव किया। और हालांकि वहाँ भी जो माने तांगे वाला था, दो तांगे की व्यवस्था थी। तो वो सब कह रहे थे इनको डीन होटल में ले जाया जाए, क्योंकि तांगे वाला कहा साहब ये तो बहुत नमाजी आदमी है, वो बहुत धार्मिक आदमी है, तो इनको बढ़िया होगा कि इनको ताजमहल होटल में ले जाया जाए। वहाँ पर ताजमहल होटल के मालिक से बात करने में तो वो बहुत दक्ष थे ही हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो ताजमहल होटल के मालिक को प्रभावित कर लिया। उसने अपना एक बहुत बढ़िया सा कमरा खोल दिया,
और वहां पर जो है अकबर शाह जो कि आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, उनके एक मित्र थे आबाद खान। तो उनके यहाँ भी 2 दिन के लिए रुके। और 2 और आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, एक थे वो भगत राम और एक थे मोहम्मद शाह। भगत राम भी अपना नाम जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ही नाम वो रख लिया था। क्या रख लिया था? रहमत खान, लेकिन वास्तव में वो थे भगत राम। तो इन लोगों ने पेशावर से फिर माने भारत के बाहर जो है वो माने अफगानिस्तान में काबुल तक पहुंचाया। हाँ, एक बात जरूर है, अब जो है पेशावर से जब आगे बढ़ना था, तो अब ये सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक गूंगे बहरे पठान का रोल, गूंगे बहरे पठान के वेश में, इसलिए कि वहां पर पश्तो भाषा बोली जाती थी, पश्तो भाषा। तो अधिक से अधिक सुभाष चंद्र बोस को उर्दू आती थी, पश्तो तो आती भी नहीं थी। तो इसलिए वो गूंगे भरे पठान का वेश उन्होंने धारण किया और वो काबुल तक पहुंचे। काबुल में माने रूस जाने के लिए, जर्मनी जाने के लिए, और फिर इसके बाद काफ़ी उनको दिक्कतें हुई। तो किसी तरह से एक पासपोर्ट बनाया गया, वो इटालियन नागरिक के रूप में। तो इटालियन नागरिक के रूप में उनका नाम जो पासपोर्ट पर रखा गया था वो लिखा था ओरलांडो मजोंडा। तो ओरलांडो मजोंडा के रूप में वो जो है वहां से काबुल से वो गए, जर्मनी गए। कहने का मतलब इतनी कठिन यात्रा, जहां पर ये सब ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है यानी वफादार बने रहे और दामादों की तरह माने सुविधा उठाते रहे। प्रतीकात्मक रूप में, दिखावा के रूप में कभी जेल वो भले चले गए, लेकिन जितनी यातनाएं हमारे सुभाष चंद्र बोस ने झेली कम से कम वहां जर्मनी पहुंचने में, और उनमें आजाद हिंद फौज के सैनिक अकबर शाह, मोहम्मद शाह, आबाद खान, इनकी भी प्रमुख भूमिका रही। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये सुधांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोग ये झूठ मूठ का सनातन की बातें और भी स्यूडो साइंसेस यानी छद्म साइंस को यानी वेद पुराण की गाथाओं में चिपकाने के बजाय सुभाष चंद्र बोस की गाथा सुनाते, तो उसमें आजाद हिंद फौज के सैनिक के रूप में कम से कम जो है वो अकबर शाह का नाम आता, मोहम्मद शाह का नाम आता, आबाद खान का नाम आता, वो भगत राम का नाम आता, जो कि वहां पर जो है वो रहमत अली खान के रूप में वो यानी इस तरह से भूमिका निभा करके उनको जो है काबुल तक पहुंचाए। तो ये सारे देशभक्ति की गाथाएं जो है हमारे देश के सामने आती हैं। तो ये अब जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन विचार करें कि जिस इतनी महान शख्सियत सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को भी इन गद्दारों ने, जेएनपीसी और कांग्रेस के गद्दारों ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को भी जो है वो रहस्य में ढकेला हुआ है। ये मोदी सरकार भी अब तक उसको रहस्य में ढकेली हुई है। और ये बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो है दिन रात जो है वह हिंदू मुस्लिम और हिंदू सनातन की श्रेष्ठता इस्लाम से जो दिखाते रहते हैं। तो कम से कम जो है सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताते, तो आजाद हिंद फौज के सैनिक के रूप में जो इन लोगों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई जो है जो अकबर शाह, मोहम्मद शाह,
आबाद खान इन लोगों ने जो भूमिका निभाई, तो देश में एक एकता, समरसता और भाईचारा की भावना आती, देशभक्ति की भावना आती। लेकिन ये चीज जो है बीजेपी नहीं चाहती है, सुधांशु त्रिवेदी नहीं चाहता। ये बताए। और इसी प्रकार की गाथा हमारे चंद्रशेखर आजाद की भी है, अशफाकुल्लाह जी की भी है, भगत सिंह की भी है। ये देश विरोधी जो है, ये भारत विरोधी सुधांशु त्रिवेदी जो है, कभी हमारे इन वीर शहीदों का, मतलब कि भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्लाह पर कभी नहीं बोलता है। दिन रात हिंदू मुस्लिम वो किया जाता। तो हमारे और इस वीडियो को आप लोग जो है वो ये प्रसारित करिए। ये बीजेपी और मोदी महोदय हमारे देश की जो जड़ है उसको खोदने में बराबर ही वो लगे हुए। हमारे देश की जो नींव है, भारत राष्ट्र की जो नींव है, वो आपसी समझ के आधार पर है, जो है एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग, कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट हेरिटेज, कंपोजिट हिस्ट्री, इस पर आधारित है। ये उसी जड़ को ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले खोद रहे हैं, और उसी में ये कम्युनिस्ट वाले, जेएनपीसी वाले भी लगे हुए हैं। तो इसी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। और दिन रात जो है झूठ मूठ का, हालांकि इनका जो चरित्र है, ये भारतीय जनता दल का, या मेरा सामना करने के लिए इनके पास कोई नैतिक साहस नहीं है। यहां तक कि संदर्भ भी देने में ये कायरता दिखाते हैं। इनके जितने भी यूट्यूब पर बैठे हुए सिपा सालार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह, डीके दुबे, मनीष ठाकुर इत्यादि जो है, मनीष ठाकुर तो नहीं बोलता है, लेकिन ये तीनों, प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये दोनों, और ये डीके दुबे भी शायद नहीं बोलता, ये दोनों बस यूट्यूब पर बैठे हुए हैं। अरे नैतिक साहस है तो सामना करो ना, जनता भी देखे इसको। तो भारतीय जनता दल का बस ये कहना है कि हमारे इन अमर शहीदों की यदि गाथा हम हमारे मुल्क के सामने आती, तो देश में एक देशभक्ति का माहौल आता। उसके साथ साथ जो है आपसी जो है वो साझा संस्कृति और साझी समझ और साझी जो है विरासत, साझा इतिहास, गंगा जमुनी तहजीब, इस पर बात होती है, इसका माहौल होता है। इस माहौल को तबाह करने के लिए एक तो जेएनपीसी ने 60-70 सालों तक जो है इस माहौल को नष्ट किया। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा करके, और उस डराने में इस जेएनपीसी का जो माने गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी का जो बिल्ली का पंजा है, वो आरएसएस ने भरपूर साथ दिया। और वो बराबर जो है वो ये झूठ बोलता रहा कि हिंदू राष्ट्र वाली बात। भारतीय जनता दल ने कई बार और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता दल के करीब 12 से ऊपर वीडियो जारी हो चुके हैं, और इन वीडियो में बराबर ही बोला गया है कि ये हमारा देश जो है भारत के संविधान से चलता है। भारत के संविधान के अहमियत को लाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान को अहमियत तभी दी है जब ये शपथ लेते हैं, जब इनको कोई पद धारण करना होता है, माने मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, तभी ये शपथ बस लेते हैं। इसके बराबर संविधान के आदर्शों की हत्या करते हैं। तो ये घोर संविधान विरोधी सब हैं, बीजेपी वाले भी और जेएनपीसी वाले भी, और बाकी तो दल तो हैं ही। क्या कहा जाए, जो है वो
एक बार जो है गौरव भाटिया, वो जो वकील है, जो प्रवक्ता है बीजेपी का, वो भारत का संविधान खोल रहा था, कह रहा था देखिए लिखा है विद द पीपुल ऑफ इंडिया। अरे बेवकूफ, विद द पीपुल ऑफ इंडिया का तुम सम्मान करते हो? बराबर जो है विद द पीपुल ऑफ इंडिया का संदेश तो यही है ना कि भाई कि इस देश में, इस संवैधानिक देश भारत में ना तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुस्लिम है। इस यानी भारत के संविधान के इस संदेश का, इस आदेश का, इस स्पिरिट का, इस भाव का बराबर जो है हत्या, बराबर उल्लंघन ये करती है बीजेपी। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। और तमाम जो है मीडिया वाले भी इसी गंदे माहौल में ही जो है वो सवाल करते हैं। एक बार मैंने देखा था, वो अंजना ओम कश्यप है इसकी आज तक वाली, वो पूछ रही है इससे हिमांशु त्रिवेदी से कि क्या आप राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते? बताइए कितनी बेवकूफ है और कितनी माने भारत विरोधी उसकी मानसिकता है कि इस देश में हिंदू पूछना है और मुस्लिम पूछना है, जो कि बराबर जो है वो संविधान कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। लेकिन इतने बेहया किस्म के हैं सब, चाहे मैंने मीडिया वाले, चाहे जो है अंजना ओम कश्यप, तो एक नमूना भरा है। तो तब भी ये सुधांशु त्रिवेदी रुका नहीं, तो कह रहा कि वो फिर कह रहा कि हिंदू होने पर गर्व करना। अब ऐसे मैंने जो बेहया लोगों को क्या कहा जाएगा? गर्व करना है तो सिर्फ भारतीय होने पर, हिंदू होने पर नहीं, मुस्लिम होने पर नहीं। और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों को ही देख करके इन्हीं की जो भारत विरोधी जो यानी दुष्टताएं हैं, उन्हीं से प्रेरणा ले करके शोएब जमई, साजिद रशीदी, शादाब चौहान जो है बराबर वो हिजाब पर, माने जितनी भी करने की हो सकती है हिजाब इत्यादि पर बोलते रहते हैं। और मैं सत्य कह रहा हूं कि यदि वाकई में यदि हमारे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, अशफाकुल्लाह का, भगत सिंह का और इनका वातावरण होता तो शोएब जमई जैसे, साजिद रशीदी जैसे और शादाब चौहान जैसे लोगों को इस देश के बाहर जो है वो कर दिया गया होता, जो बराबर जो है इस्लाम और हिजाब का ही वातावरण जो है वो घुसते रहते हैं। और उसके साथ साथ हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों का भी वो वातावरण जो है, इनकी आदत का जो आदत ये पाल रखे हैं, तो वो देशभक्ति का वातावरण जो है इनका भी इलाज जो है वो कर दिया होता। लेकिन अफसोस उस वातावरण को इस जेएनपीसी ने दबा के रखा है, और उसी वातावरण को दबाने के लिए फिर साजिश चल रही है वो बीजेपी वालों। तो खैर, भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बस यही कहना चाहता है कि आप जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इत्यादि को याद करिए, उनके आदर्शों को याद करिए, उनको भुनाने वालों को गद्दार मानिए। ये केजरीवाल सिर्फ नाम भुनाता है हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, और काम करता है गद्दारी का। यही समझ जो है वो होनी चाहिए। चुनाव के जो परिणाम जाते हैं उससे साफ दिखता है कि अभी भी हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता जो है किस गड्ढे में फंसी हुई है। यानी जरूरत क्या है और जो है, और इस देश को आवश्यकता जो है, आवश्यकता किस मानसिकता की है? इस देश को आवश्यकता इस मानसिकता की है कि लोग जो है देश को सर्वोच्च माने, सिर्फ जबान से नहीं। जिस प्रकार से ये बीजेपी वाले और ये मोदी महोदय बोलते हैं, जबान से शुद्ध बोलेंगे,
राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र प्रथम। लेकिन हमेशा जो है मोदी महोदय राष्ट्र को हमेशा सबसे नीचे रखा है। अपने सत्ता की जो हवस है, जो महत्वाकांक्षा है, हमेशा उसको आगे रखा है। तो राष्ट्र प्रथम की बात जो है वो बिल्कुल पाखंडी है, छलपूर्ण है और कपटपूर्ण है मोदी जी का। और उसी प्रकार उनका जो छलपूर्ण और कपटपूर्ण है, जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। वोट कैसे ये कैसे हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके छीन ले रहे हैं। इसके पहले भी देश के गद्दारों ने, गद्दार इंदिरा ने, गद्दार राजीव ने किस तरह से हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीना है, इसका भी इतिहास है। तो कोई नई बात नहीं है वो मोदी जी के द्वारा कि बताइए, अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहते हैं और देश के खतरनाक दुश्मनों को पाल रहे हैं। यही मोदी महोदय की राष्ट्रवाद और देशभक्ति की असलियत जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। और विशेष करके अभी जो जीत का तमाम वो ढोल पीट रहे हैं, गुजरात के जीत का, हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहन, जो हो गया सो हो गया, 24 का आ रहा है, 2024 का, इनको सबक सिखाना है। इन जो है भारत विरोधी जो है ये मानसिकता वालों को सबक सिखाना है। घरों में मत बैठिए, घरों में बैठने से कोई लाभ नहीं। देखिए, ये इस तरह का जो माहौल सब बनाए हुए हैं कि देश के गद्दारों का महिमा मंडन, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह के महत्व को, उनकी शहादत कुर्बानी को दबा के रखना, ये जो जहरीला वातावरण है, और हर समस्या को हिंदू मुस्लिम बना देना, तो बहुत ही एक जहरीला ये वातावरण है को ये खत्म करना है। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत गंभीर समस्या है। तो आधे मन से नहीं होगा ये कि घर पर आप वोट देने ही नहीं जाएंगे, घर पर बैठ जाएंगे। पूरी सन्नद्धता के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, विथ फुल रिजॉल्व के साथ जो है, पूरी कटिबद्धता के साथ ईवीएम मशीन पर जाकर के इनका इलाज करना है। इन देश विरोधी ताकतों का, इन काले अंग्रेजों का, जिन काले अंग्रेजों के विषय में हमारे शहीद आजम भगत सिंह बता चुके हैं कि ये काले अंग्रेज हैं, जो कि संप्रदायवाद या समुदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर हमारे भारतीय समाज को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये सब के सब जो है काले अंग्रेज हैं। इन काले अंग्रेजों को उसी प्रकार भगाना है जिस प्रकार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस और अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गढ़ी इत्यादि ने अपनी कुर्बानी, शहादत, सब कुछ भारत माता की बलवेदी पर निछावर करके उन गोरे अंग्रेजों को भगाया था। तो भगत सिंह ने कहा था कि हम यानी अपनी जान देकर के, कुर्बानी, शहादत देकर गोरे अंग्रेजों को भगा देंगे। इन काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी मेरे जाने के बाद आपकी है, हमारी आपकी है। उसमें देर मत करिए। तो
तो घरों में बैठने से यानी वो उद्देश्य हासिल नहीं होगा। घरों से बाहर निकलिए, पूरा का पूरा वोटिंग करिए, इन काले अंग्रेजों को इस भारत की पावन धरती से भगाने के लिए, उनका नाश करने के लिए। और इसमें रंच मात्र भी, रत्ती भर भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। और किस प्रकार का जहरीला वातावरण सब बनाए हुए कुछ नमूने और सुन लीजिए। और अच्छा, वातावरण के पहले जो चुनाव के जो नतीजों को किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें भी किस तरह की खुराफातें डाल रहे हैं चुनाव के विश्लेषण में। एक तो कह रहे हैं कि जो हिमाचल का जो हिमाचल का जो उलटफेर हुआ, कुछ कह रहे हैं कि जो नड्डा के समर्थक अनुराग ठाकुर के अनुराग ठाकुर के उम्मीदवारों को हराया, और अनुराग ठाकुर के समर्थक जो है वो नड्डा के उम्मीदवारों को हराया। कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं, और इस तरह से जो है वो भीतरघात हुआ है। बीजेपी वाले अपने पक्ष में कह रहे हैं कि वोट का प्रतिशत महज जो है 10.9% का है, लेकिन सीटों का तो अंतर हो गया ना, 15 का। एनपीसी की सीटें 40 हैं और बीजेपी की सीटें 25 हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो व्यंग ही सही, आप भारतीय भाई बहन, आप भी इसको व्यंग में ही वो ले सकते हैं। ये अक्सर जो है बीजेपी के समर्थक, कुछ तबका जो है वो जीएनपीसी या कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहता है। ये अक्सर आप सुनते होंगे। बीजेपी के समर्थक और कुछ सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन इसे जीएनपीसी को मुस्लिमों की पार्टी कहता है। तो अब उसी के आधार पर आगे कि वही तबका कह रहा था कि इस बीजेपी ने देवभूमि को मुस्लिमों के हवाले कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? बीजेपी के कुछ समर्थक और हमारे कुछ सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन इस कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कहते हैं। तो उसी आधार पर उसी आधार पर यह व्यंग कहा जा रहा है कि बीजेपी ने देवभूमि को मुस्लिमों के हवाले कर दिया। यह व्यंग ही है। वो व्यंग इसलिए है कि ये जो पार्टियां हैं और जिस तरह का माहौल, जिस तरह का दृष्टिकोण और जिस तरह की मानसिकता भरी हुई है कि हमारे देश के लोग, ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है। जब तक ये इस तरह की बीमारी जाएगी नहीं, तब तक इस तरह का जहरीला वातावरण जाएगा नहीं। मान लीजिए जेएनपीसी की जीत होती है, कोई बात नहीं है, वो तो होता ही रहता है, ठीक है। जनता हमारे भारतीय भाई बहन को जो पसंद आया उन्होंने किया। तो जिस तरह से ये दोहरी मानसिकता के शिकार होते हैं कि उसको जो है वो मुस्लिमों की पार्टी, और मुस्लिम कहते हैं। बताइए, संविधान आदेश दे रहा है कि भाई मुस्लिम नहीं है, संविधान हमारा आदेश दे रहा है कि हिंदू नहीं है, लेकिन संविधान के विरुद्ध इनका जो आचरण है, और संविधान के विरुद्ध मतलब देश के विरुद्ध। तो इस प्रकार से जो हिंदू कहते हैं, हिंदू होने पर गर्व की बात कहते हैं, जो मुस्लिम कहते हैं और मुस्लिम होने पर गर्व की बात करते हैं, हिजाब इत्यादि का बहाना लेकर के इसी ये भारत के परिवेश को हमेशा जहरीला बनाते हैं, प्रदूषित करते हैं। ये सब के सब जो है खतरनाक किस्म के भारत के दुश्मन हैं। और यही भावना और यही पहचान हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों में आने की सख्त आवश्यकता है कि जो भी हिंदू कहता है, हिंदू होने पर गर्व की बात कहता है, मुस्लिम कहता है, मुस्लिम होने पर गर्व की बात कहता है,
और हिजाब इत्यादि की बातों को लेकर के भारतीय परिवेश को जहरीला बनाता है। ये सब के सब भारत राष्ट्र के खतरनाक शत्रु हैं। इतनी पहचान जो है वो होना चाहिए। जब तक ये वातावरण नहीं होगा कि हम सिर्फ भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है, लेकिन जड़ें जो घुसी हुई हैं, जो जमी हुई हैं, हिंदू हैं, गर्व से कम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इत्यादि हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा कुरान चलेगा, हमारा शरिया चलेगा, ये जहरीला वातावरण चल रहा है। और ये वातावरण जो है इस मुल्क को तबाह करने वाला है। तो जरूरत इस बात की है कि सिर्फ भारतीयता का माहौल हो, और इन्हीं के चलते चूंकि ये समाज में भी हावी है, सिस्टम पर भी हावी है, संसाधनों पर भी काबिज है, सत्ता पर भी काबिज है। यही देश के दुश्मन। तो इसी तरह का वातावरण जो है वो फैलाए हुए हैं। ना मात्र को बोल देते हैं कि भारतीयता, कभी बोल देते हैं, ना मात्र को कभी देश का भी नाम वो ले लेते हैं। लेकिन जो इनका चरित्र और फितरत और जो उनकी करतूत है वो भारत के हितों के खिलाफ, भारत के अस्तित्व के खिलाफ। कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि भारत के अस्तित्व के खिलाफ। बिल्कुल जनाब, जो है भारत जो मैंने जब अंग्रेजों को भगाया गया तो किस तरह का भारत होना चाहिए, ये हमारे जो संविधान बनाया गया उसी से परिलक्षित है। संविधान की भी बात जब आती है तो फिर ये देश विरोधी ताकतें उसको व्याख्या करते हैं कि उसमें जो है वो प्रभु राम की फोटो लगी है। बेशक लगी है, प्रभु राम की लगी है, प्रभु कृष्ण की लगी है। तो यही तो अपनी साझी विरासत है कि सभी लोग जो है, चाहे वो किसी भी आस्था के मानने वाले हों, वो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं, प्रभु कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। और वही साझी सोच जो है, और उसी संविधान में अकबर की भी वो जो सम्राट अकबर की भी फोटो लगी हुई है। और वो फोटो इसी जो साझी सोच, साझी समझ का ही जो है वो तकाजा है। इस पर नहीं कहते हैं सब, हमेशा जो है विखंडनकारी सोच वाली बात, बस प्रभु राम बोल देंगे, प्रभु कृष्ण बोलेंगे। लेकिन उसी संविधान में जो उसकी मूल प्रति है, उसमें अकबर की भी फोटो है। तो अकबर की फोटो जो है इस बात को दिखाता है कि हमारा जो संविधान जो है साझी सोच, साझी विरासत, साझी इतिहास, गंगा जमुनी तहजीब पर ही आधारित है वो। लेकिन उसी की जड़ ये खोद रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, बीजेपी जैसे लोग, और मोदी जैसे लोग, और आरएसएस जैसे लोग। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के ये देश विरोधी ताकतें, ये जीएनपीसी, इस देश की सबसे खतरनाक, कम्युनिस्ट वाले सबसे खतरनाक, वो तांडव कर रहे हैं, दिन रात वो तांडव कर रहे हैं। और इन देश के खिलाफ तांडव करने वाली ताकतों को मोदी जी पाल रहे हैं, और मोदी जी को वोट मिल रहा है। यही इस देश का सबसे बड़ा कलंक है कि जो देश के अस्तित्व के साथ खेल रहा है, उसको हमारे भारतीय भाई बहन उसको वोट कर रहे हैं। और इसी से प्रेरणा लेकर के इससे जो घोर गद्दार केजरीवाल को वोट मिल रहा है, चाहे एमसीडी में वोट मिले, चाहे वो विधान सभाओं में। और एमसीडी के जो है चुनाव का विश्लेषण करते हुए एक कोई वो सुशांत सिन्हा है, वो गिना रहा था कि जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले बाहुल्य क्षेत्र जो है, यानी 9 में से
साथ जो है वो जीएनपीसी, यानी वो जीएनपीसी मतलब कांग्रेस के पक्ष में वार्ड वाले जो है वो विजयी हुए हैं, और 2 में जो है आम आदमी पार्टी वाले विजयी हुए हैं, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। लेकिन ये सुशांत सिन्हा इस बात को छिपा गया कि 250 वार्डों में से कम 50, एटलीस्ट 50 ऐसे वार्ड थे जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बाहुल्य था। उनमें जो है मात्र जो है 9 वार्ड में ही जो है ये जो है इस समूह ने 9 में से 7 जो है वो जेएनपीसी के पक्ष में, 2 जो है आम आदमी के पक्ष में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने इनका समर्थन किया और या इनको जितवाया। तो इस सत्य को वो सुशांत सिन्हा जो है छुपा रहा था। वास्तविकता यह है कि 250 में से 50 ऐसे वार्ड थे जिसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बाहुल्य था, और जो है सिर्फ वो 9 की ही बात कर रहा था। ऐसे लोग ही तो हमारे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। खैर, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से और अन्य भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि यदि आप इसे जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी या आम आदमी पार्टी को यदि वोट नहीं करते हैं, वोट न करके बीजेपी को जो वोट करते हैं वह भी कलंक है। आम आदमी पार्टी को वोट न करके, एनपीसी को वोट न करके बीजेपी को भी वोट करना, यह भी देश के लिए कलंक है। इनका निपटारा करना है। काले अंग्रेज हैं तो वो समाधान नहीं है कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया, एनपीसी को वोट नहीं किया और बीजेपी को वोट कर दिया, वह भी इस देश के लिए कलंक है। ये काले अंग्रेज है, बड़े खतरनाक। और काले अंग्रेज मतलब देश के अस्तित्व और हमारे जो हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है उसके लिए खतरा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोला, हमारे शहीद आजम भगत सिंह बोल के गए हैं, और काफी लोग इस बात से सहमत हैं कि जो दिन रात हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं, ये हमारे मुल्क के अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, उसके वजूद के लिए खतरा है। और उसी प्रकार जो ये 9 वार्डों में, जिसमें कि 2 वार्ड पर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने आम आदमी पार्टी को विजयी बनाया, और 7 में से जो है वो जीएनपीसी या कांग्रेस के प्रत्याशियों को मैंने 7 वार्डों में से ये जीएनपीसी के प्रत्याशियों को विजय बनाया। वह भी मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। लेकिन जब मैं गद्दारी की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो माने वोटर हैं, जो भी है, सिर्फ उन्हीं का दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो बौद्धिक वर्ग है, वह इस मुल्क का बहुत खतरनाक शत्रु बना हुआ है। कभी भी नहीं सिखाता कि ये आम आदमी पार्टी, बाकी चीजें, वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फलाने ठिकाने जो है, ये सब छोड़ दीजिए। ये देश का गद्दार है। ये मुल्क की अहमियत उनके लिए भी है। ये भारत देश जो है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जितवाया है इस म्युनिसिपल इलेक्शन में, तो हमारे देश का महत्व, तो हमारे मुल्क की अहमियत जो है उनके लिए भी है, और देश का गद्दार है ये। और इसी से आप परखिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस घोर कन्हैया कुमार का ये समर्थक है। उसके खिलाफ बनी हुई चार्जशीट पर जो है ये गद्दार केजरीवाल जो है 8-9 महीने लेकर बैठ गया है। खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध है। कश्मीर पर जो है बहुत, यानी कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में अपने 2
सिपा सालार गद्दारों से, वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से जो है वो वक्तव्य दिलवाया। तो हर तरह से वो देश का गद्दार है। और देश की अहमियत जो है सभी के लिए होनी चाहिए। तो हमारे उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिन्होंने आम आदमी पार्टी के या जेएनपीसी को के पक्ष में वोट दिया है, वह देश के खिलाफ गद्दारी है। ये भावना आना बहुत जरूरी है और इसको प्रचारित करिए। और वैसे तो जहां तक कि जो हमारे देश के लोग हैं उनमें देश के प्रति भावना है, लेकिन वो दबी हुई है। ये जो पाखंडी बीजेपी है, पाखंडी मोदी जी हैं, और जो है जेएनपीसी का जो वातावरण है, कम्युनिस्टों का जो वातावरण है, कम्युनिस्ट वाले जो पूरे हावी हैं, पूरे वातावरण यानी ब्यूरोक्रेसी में भी घुसे हुए हैं, जुडिशरी में भी घुसे हुए हैं, बौद्धिक वर्ग में भी घुसे हुए हैं, मीडिया में घुसे हुए हैं। माने हमारे जो बॉडी पॉलिटिक है माने भारत की जो है, माने जो सामाजिक व्यवस्था है या जो राजनीतिक माहौल जो भी है, इसमें कम्युनिस्ट के समर्थक कम्युनिस्ट वाले जो है कैंसर की तरह घुसे हुए हैं। इससे जो वातावरण जो बना हुआ है, इसमें जो ये सारी बातें जो भारतीय जनता दल बताना चाह रहा है, इसलिए इसका उतना प्रचार जो है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन भुगतने वाले हम आप हैं, भुगतने वाला ये देश है। तो ये चिंता जो है वो भारतीय भाई बहनों को करना चाहिए, यानी करना होगा। और उस करने में यानी कई जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेगी। एक तो जितने भी नफरत फैलाने वाले जो है तत्व हैं उनकी सभाओं को शून्य करिए। देखने में यह आया है कि असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं को तो यानी में कुछ असर पड़ा है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में अभी उतना असर नहीं पड़ा है। लेकिन मैंने सुना है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अब शायद नेहरू को गद्दार कहना शुरू कर दिया है, शायद, पता नहीं क्यों। तो एक आध बार गद्दार कहने से कुछ नहीं होगा। गद्दार के रूप में उसको साबित तो करो। जिस प्रकार भारतीय जनता दल इस नेहरू को इस देश का सबसे बड़े गद्दार के रूप में साबित करता है, तथ्य रखता है, सच्चाई रखता है, हकीकत रखता है, तो उसी प्रकार जो है रखने की आवश्यकता है। सिर्फ एक आध बार नेहरू को गद्दार बोलने से कुछ नहीं होगा। पूरे देश में ये जागरूकता होनी चाहिए कि नेहरू इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। पूरे देश में इसकी जागरूकता होनी चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। तभी जाकर के हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि के विषय में जो सच्चाइयां जो सामने आएंगी, ये बहुत आवश्यक है। और बाकी शासन प्रशासन का माहौल तो मैंने साफ बताया है कि जिस वक्त जो है जिस वक्त वो भारतीय जनता दल के हाथों में आएगा, तो शासन प्रशासन की शैली और मॉडल वही रहेगा जो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में कहा था। वैसे उन्होंने तानाशाही वाली बात कही थी। तो तानाशाही का जो अंतिम रूप यही होता है, शक्ति और निष्पक्षता। देखिए, शक्ति के साथ यदि निष्पक्षता न हो तो वो शक्ति बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो शक्ति और निष्पक्षता और नियम पालन, कानून पालन, चुस्त दुरुस्त, इसके साथ। और यही आदर्श था हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब जी का भी था। तो दोनों से प्रेरणा लेकर शासन प्रशासन के द्वारा अपने मुल्क की खिदमत, अपने आवाम की खिदमत और आवाम को ये भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए और बारी और बराबरी के वसूल पर कि सब लोग बराबर हैं
और आपका काम अब आपकी बारी पर ही होगा, आपके टर्न पर ही होगा, और वो टर्न बारी वो टूटेगी नहीं। चाहे आप राष्ट्रपति के लड़के हों या उसके रिश्तेदार हों, चाहे आप प्रधानमंत्री के या इसी प्रकार के किसी भी रसूख वाले के द्वारा जो है वो बारी टूटेगी नहीं। तो बारी और बराबरी के वसूल या सिद्धांत पर चुस्त दुरुस्त निष्पक्ष सख्त अनुशासित और नियम पालक और कानून पालक, इस तरह की व्यवस्था जो है भारतीयों में ताकत दिलाएगा। और ये जान लीजिए कि चुस्त दुरुस्त सख्त अनुशासित व्यवस्था ही हमारे आम आदमी को, हमारे गरीब मजलूम भारतीय भाई बहनों को न्याय और खिदमत दे सकता है। बाकी तो जो अराजक माहौल होता है वह जो है चुनिंदा लोगों को, पॉकेट्स ऑफ पीपुल को जो है वो उसमें वो लाभ उठाते हैं, सुविधा उठाते हैं, और बाकी आम आवाम, गरीब आवाम जो है बंदर की तरह, मरकट की तरह जो है वो भटकती रहती है, नाचती रहती है। इसलिए सख्ती के माहौल को, अनुशासन के माहौल को, देशभक्ति के माहौल को विश्वास रखिए, और वही चीज जो है वो जो है भारतीय जनता दल अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे सम्माननीय और आदरणीय सम्राट औरंगजेब की प्रेरणा से वो माहौल लाएगा। लेकिन उसके पहले जो सामाजिक माहौल, हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद आजम भगत सिंह हुए, अशफाक उल्लाह हुए, चंद्रशेखर आजाद, इनकी वीर गाथाओं का वातावरण बनाइए, और इन काले अंग्रेजों को, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, ये जेएनपीसी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट इत्यादि को ईवीएम मशीन पर इन काले अंग्रेजों को निपटारा करना है, नाश करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।